ये है प्राइम टाइम। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। देश और दुनिया में कोरोना का संक्रमण और तेज़ी से बढ़ रहा है। हम अगर पूरे विश्व की बात करें तो करीबन 60 लाख लोगों को संक्रमण ने अपने घेरे में ले लिया है और भारत की बात करें तो देश में करीबन 1.5 लाख लोग संक्रमित पाए गए हैं। कुछ ठीक होकर घर चले गए हैं और कुछ का इलाज चल रहा है, लेकिन इस संक्रमण के चलते जो भारत में लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में जो लोग फंसे रहे, पहला जो लॉकडाउन था, लोगों को लगा कि लॉकडाउन हट जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, लोग रुके रहे, लॉकडाउन बढ़ा, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा, चौथा और हम लोग अभी 5वें लॉकडाउन के कगार पर खड़े हैं, उसके दरवाजे पर खड़े हैं। अब ये 5वां लॉकडाउन होता है नहीं होता है अभी नहीं पता, पर देश की जो स्थिति है उससे ऐसा लगता है कि संक्रमण बढ़ रहा है, क्योंकि 1.5 लाख के करीब कोरोना पॉजिटिव की संख्या होना अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। इन तमाम संक्रमण के चलते जो प्रवासी मजदूर थे, जो स्टूडेंट थे, जो लोग किसी काम से दूसरी जगह पर थे, घर से दूर थे, ऐसे लोगों की परेशानियां बढ़ी। और जब ये संक्रमण नहीं था तब लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन इन मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को, इन विद्यार्थियों को जो देश के विभिन्न प्रदेशों में फंसे थे घर से दूर, उनको ले जाने के लिए सरकार द्वारा कोई प्लानिंग नहीं किया गया। एक तो ये जो मजदूर फंसे थे उनके राशन की व्यवस्था नहीं की गई, उनकी तनख्वाह के लिए निर्देश प्रधान सेवक जी ने दिए थे कंपनियों को कि इनका जो वेतन है काटा ना जाए, वेतन दिया जाए, पर कंपनियां क्या करें। पहले ही नोटबंदी के बाद देश की आर्थिक अवस्था खराब हो चुकी थी, जीडीपी पूरी तरह से घट गया था। ऐसे वक्त में कंपनियां भी जो इसको सरवाइव नहीं कर पा सकती थी। ऐसे दौर में कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए और खाने पीने की चीज़ों की परेशानी बढ़ी, मजदूरों का राशन खत्म होता गया और कोरोना का संकट और भी गहराता गया। ऐसे में जो मानसिक स्थितियां बनी मजदूरों की, वो ऐसी बनी कि यहाँ भूखे मरने से अच्छा कि अपने घर जाए। सरकार से क्या अपेक्षा रखते, क्योंकि इन 6 सालों में इन मजदूरों ने और आम जनता ने एक कारपोरेट छोड़ दिया जाए, कारपोरेट में भी एक विशेष वर्ग छोड़ दिया जाए, तो बाकी पूरा देश सरकार से क्या अपेक्षा रख सकता था। 2 महीने के बाद आनन फानन में ये घोषणा कर दी गई कि ट्रेन शुरू होगी, सभी मजदूर और फंसे हुए प्रवासी अपने अपने घर जा सकेंगे। ऐसे में अफरा तफरी का माहौल हुआ। जब ट्रेनें शुरू करनी थी तब नहीं हुई, और जब कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ा, उसकी संख्या बढ़ा, तब ये ट्रेनें शुरू कर दी गई। क्या पॉलिसी रही होगी पता नहीं, पर ये जो ट्रेनें शुरू हुई इनकी भी अपनी एक अलग अलग स्टोरीज है। खाने पीने की चीज़ें नहीं, ट्रेनों की व्यवस्था नहीं, और आपको तो पता ही है कि ट्रेनें 700-700 किलोमीटर दूर जाकर खड़ी हो गई, भटक गई, पटरियां भटक गई। हम कहते हैं कि रास्ते भटक गए, लेकिन ट्रेनों को तो रास्ते नहीं होते, पटरियां होती है। भटक गई। ये नहीं समझ में आ रहा कि जब 700 किलोमीटर दूर ट्रेन चली जाती है तो जो लोको पायलट होता है, प्रशासन होता है, ये सब लोग क्या सोए थे? तो इस तरह से ये नई स्टोरी रेल मंत्रालय द्वारा मजदूरों को छड़ने की, उनको तकलीफ देने की सामने आ रही है। 1-2 नहीं, पूरी 40 ट्रेनें जो है लेट हो गई और रेलवे उस पर सफाई दे रहा है। रेलवे ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई है, लेकिन कुछ ट्रेनें वहां नहीं पहुंची जहां उन्हें जाना था। रेलवे ने तो कहा कि उनका रास्ता बदला गया है, लेकिन रेलवे ने यात्रियों के बारे में तनिक भी नहीं सोचा। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, और इसी बीच रेलवे ने संकट मोचन बनकर उन्हें अपने घरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेनें चलाई।
इन ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। लाखों प्रवासी हालांकि अपने घर पहुंच गए हैं और ऐसे में ही एक श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्र के वसई से यूपी के गोरखपुर के लिए निकली और ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई। रेलवे ने कहा यह गलती से नहीं हुआ बल्कि रूट व्यस्त होने की वजह से ऐसा किया गया। अब ऐसी खबर आ रही कि एक दो नहीं बल्कि 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई है, या रेलवे के अनुसार देखा जाए तो रास्ता बदला गया है। इसी बीच कुछ सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि अब तक करीब 40 श्रमिक ट्रेनों का रास्ता बदला जा चुका है। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों का रूट जानबूझकर बदला गया है। अब ये लिपातोपी चल रही है रेलवे की ओर से और रेलवे कह रहा है कि जानबूझकर ये जो ट्रेनें हैं इनका रास्ता बदला गया है। हालांकि ऊपरा ऊपरी देखें तो एक लिपातोपी रहती है, एक बहुत बड़ी गलती या तो हो गई या जानबूझकर की जा रही है इन मजदूरों को सताने के लिए। अब जबकि गोरखपुर जाने वाली ट्रेन को राउरकेला भेजने का तर्क समझ से परे है, तब ये बात ध्यान में आ रही है कि ऐसा रेलवे कैसे कर सकता है। बेंगलुरु से बस्ती जा रही दूसरी एक ट्रेन गाजियाबाद पहुंची। एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बेंगलुरु से करीब 1450 लोगों को लेकर यूपी के बस्ती जा रही थी। जब ट्रेन रुकी तो लोगों को लगा वो अपने घर पहुंच गए, लेकिन ट्रेन गाजियाबाद में खड़ी थी। पता चला कि ट्रेन का रूट व्यस्त होने की वजह से यह डाइवर्ट किया गया है। अब इतना बड़ा डाइवर्शन रूट व्यस्त होने के वजह से करना, यह भी आम जनता के समझ से परे है। अब इसी तरह और एक ट्रेन महाराष्ट्र के लोकमान्य टर्मिनल से 21 मई की रात को पटना के लिए चली, लेकिन वो पहुंच गई पुरुलिया। रेलवे का तर्क यही होगा कि इसे भी डाइवर्ट किया गया। अब कितनी ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है ये रेलवे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बता रहा है। अब रेलवे ये कहेगा कि इसको भी डाइवर्ट किया गया है, लेकिन रेलवे की इस डाइवर्शन से कितने यात्री परेशान हो गए हैं, बिना खाने के बिना पानी के, जो घर जाने के लिए निकले थे, इसे कौन बयां करेगा। इसी तरह दरभंगा से चली एक ट्रेन का रूट भी बदलकर राउरकेला की ओर कर दिया गया। अब इतनी बड़ी यात्रा और ये रूट चेंज किया गया, लेकिन इस दौरान ये भी ध्यान नहीं रखा गया कि आखिर ये जो यात्री है, जो पहले ही सताए गए हैं, जिनके पास खाने की चीज़ें नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, ये खाएंगे क्या और पिएंगे क्या, इसका ख्याल भी रेलवे नहीं कर सकी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव के अनुसार 80% ट्रेनें यूपी और बिहार पहुंच रही है, जिनसे भीड़ भाड़ काफ़ी अधिक बढ़ गई है। ऐसे में रेलवे को कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ रहा है। आश्चर्य की बात तो यह भी है कि ऐसी भी एक ट्रेन है जो 2 दिन में पहुंचने वाली थी, लेकिन उसे 9 दिन लगे। गुजरात के सूरत से 17 मई को चली जिस ट्रेन को 2 दिन में बिहार के सिवान पहुंचना था, लेकिन यह ट्रेन 9 दिन में 25 मई को सिवान पहुंची। ट्रेन को गोरखपुर के रास्ते सिवान आना था, लेकिन छपरा होकर आई। खबर है कि सूरत से ही सिवान के लिए निकली 2 ट्रेनें ओडिशा के राउरकेला और बेंगलुरु पहुंच गई है। अब आप बताइए, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रेनों के भटकने का सिलसिला यही खत्म नहीं होता, बल्कि जयपुर, पटना, भागलपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रविवार को रात पटना की बजाय गया जंक्शन पहुंच गई। अब इस तरह का रेलवे का जो प्रशासन है, नींद में था, सोया हुआ था, नशा कर रहा था, पता नहीं। एक रिपोर्ट है WHO की कि उसके अनुसार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने सफाई में कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ ट्रेनों की अधिक संख्या रहते हैं। ऐसे में इन मार्गों पर भीड़ भाड़ होती है। इसी वजह से हमने कुछ ट्रेनों को दूसरे रूट से ले जाने का फैसला किया है और यह अक्सर होता रहता है। रिपोर्ट के अनुसार विनोद कुमार यादव ने बताया कि इस नेटवर्क पर ट्रैफिक जाम हो सकता है, तो उस पर खड़े रहने से अच्छा होता है कि थोड़ा लंबा रूट लेकर
तेजी से पहुंचा जाए। यह हमारा एक प्रोटोकॉल होता है। श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्र के वसई से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए चली थी और उड़ीसा के राउरकेला पहुंचने पर रेलवे ने ट्वीट में सफाई दी कि रूट डाइवर्ट किया गया। अब ये सफाई किस काम की? जब भूख प्यास से मजदूर तड़प रहे हो, घर जाने के लिए तड़प रहे हो, कोई प्रोटोकॉल ऐसा नहीं होता कि आपकी ट्रेन, ये पहली बार भारतीय इतिहास के रेल में हो रहा है और इसे प्रोटोकॉल बताया जा रहा है कि ट्रेनें एक स्टेशन को छोड़ कहीं आगे या कहीं दूर से ऐसी आकर स्टेशनों पर आ रही हैं। खाने पीने की चीज़ें भी मजदूरों के पास नहीं है, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं। रेलवे ने तो बड़ी आसानी से यह तर्क दे दिया कि रास्ते व्यस्त होने के वजह से रूट डाइवर्ट किए गए हैं, लेकिन यह नहीं सोचा कि इससे यात्रियों को कितनी परेशानी होगी। रेलवे ने उनके खाने पीने के बारे में भी नहीं सोचा। आखिर डाइवर्जन में जो अतिरिक्त समय लगा है उससे उस समय में यात्री क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अगर कोई यात्री बीमार है तो क्या करेंगे? बंगलुरु से गाजियाबाद पहुंची ट्रेन में बैठे कुछ यात्रियों का कहना है कि उन्होंने 20 घंटों से कुछ नहीं खाया है। पुरुलिया पहुंची ट्रेन के यात्रियों से पता चलता है कि उन्हें खाना पीना कुछ नहीं मिला और ट्रेन का पानी भी खत्म हो गया। बंगलुरु से गाजियाबाद पहुंची ट्रेन के यात्रियों ने बताया कि उनसे 1020 रुपये लिए गए, जिसमें 875 रुपये ट्रेन का किराया और 145 रुपये बस का किराया भी है। ये जो मजदूर है पहले से परेशान है और ऐसे परेशानी के वक्त इनके साथ ये बर्ताव अमानवीय है। कर रही है आपके श्रमिक ट्रेन को अभी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। इतना ही है तो मजदूर के लिए मत चलाइए ट्रेन, जहाँ है वहीं मरेंगे भूखे। यहाँ ट्रेन में मरने से अच्छा जहाँ है वहीं मरेंगे। वो नहीं चलाइए ट्रेन। आप शर्म कीजिए, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। 65 घंटा लग गया अभी तक यहाँ पहुंची है फैजाबाद ट्रेन आपकी। पता नहीं अभी छपरा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इतने बुरे हालात है मजदूरों के। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए लाइन पे जुड़े हैं मजदूर आंदोलन से जुड़े जम्मू आनंद जी। जम्मू जी, ये व्यवस्था देखी आपने रेलवे की? 9 दिन रेलवे लेट हो रही है, 65 घंटा रेलवे एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन तक पहुंचने में लगा रही है। ना खाने की व्यवस्था रेलवे में है, ना पीने का पानी है, मौतें हो रही है। आप क्या कहेंगे? प्रवासी मजदूरों को अपने गांव सुरक्षित छोड़ने के नाम पर भारत सरकार ने जो श्रमिक एक्सप्रेस शुरू किए हैं, अब ये गाड़ियां मज़दूरों को सुरक्षित पहुंचाने के नाम पर जानलेवा मज़दूरों के जान के साथ खेलने वाली गाड़ी के रूप में सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों में करीब 10 मज़दूर इन श्रमिक एक्सप्रेस गाड़ियों में भूख और प्यास के चलते दम तोड़ दिया है। वैसे प्रवासी मज़दूर जब से मोदी सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है तब से ही मज़दूर बहुत ही विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहे थे। यहाँ तक जब उनकी कोई सुविधा नहीं हुई तो पैदल अपने गांव की ओर निकल पड़े। 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर की लंबा सफ़र मज़दूरों ने पैदल चला है। और इसी दरमियान हमने ये भी देखे कि करीब 100 मज़दूरों ने अब तक सड़क के किनारे दम तोड़ा है, रेल की पटरी पे दम तोड़ा है, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे दम तोड़ा है। ये सारा मामला जो है ये चाहे रेलवे का हो या फिर पैदल चलने का जो मसला है, ये प्रबंधन की कमी का मसला नहीं है, अव्यवस्था का मसला नहीं है। ये मसला सीधा और स्पष्ट है कि ये मोदी सरकार भाषण के लिए तो ठीक है कि 130 करोड़ भारतीयों के हम प्रधान सेवक हैं, लेकिन जब असली भारतीयों की सेवा करने का जब सवाल आया तो मोदी सरकार और मोदी पूरे तरीके से विफल रहे हैं और यहाँ तक कि मज़दूर मारे गए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि मज़दूर मरे नहीं हैं, बल्कि सरकार ने इन मज़दूरों को मारा है।
इसलिए सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इन परिवारों को आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। और आज भी जो लाखों मजदूर इस गाड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम अपने शहर गांव को सुरक्षित पहुंच जाएंगे, अगर थोड़ी भी शर्म मोदी सरकार में बची हो तो इन बचे हुए मजदूरों को सुरक्षित और व्यवस्थित श्रमिक एक्सप्रेस से गाड़ियों से अपने गांव तक पहुंचाने का काम करेगी, ये उम्मीद मैं इस सरकार से करता हूं। जम्मू जी, ये जो रेलवे की जो लापरवाही है, रेलवे में मौत हो रही है, लोग निकले थे घर जाने के लिए, घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही है, ये किसके नैतिक जिम्मेदारी है? क्या पीयूष गोयल जी, केंद्र सरकार, रेलवे मंत्रालय ये नैतिक जिम्मेदारी उठाएगा? और ये जो मौतें हो रही है या जो नुकसान हो रहा है, इसका नुकसान भरपाई कौन कर देगा? कंपनसेशन कौन देगा? रेलवे को क्या इस तरह से कदम उठाने चाहिए? श्रमिक एक्सप्रेस के संचालन में जो त्रुटियां रही, खामियां रही, जिसका परिणाम कई मजदूर मर गए, इसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी रेल मंत्री ने लेनी चाहिए। और जिस प्रकार से अतीत में हमने राजनीति में नैतिकता का वो जो उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री जी का देखा था कि एक रेल दुर्घटना जो हुई थी उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। मैं ये सवाल वर्तमान रेल मंत्री के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर थोड़ी सी भी शर्म और नैतिकता सार्वजनिक जीवन में बची हो तो जिस प्रकार की अव्यवस्था और हालात श्रमिक एक्सप्रेस के नाम पर इन प्रवासी मज़दूरों की गई और 10 से 12 मज़दूरों ने अपनी जान गंवा दी है, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और इन मौतों की जिम्मेदारी चाहे वो रेल के डब्बे में मरे हो या सड़क पर चलते चलते लोग दम तोड़ दिए हो या पटरी पर कट गए हो, इन तमाम मज़दूरों के परिवार वालों को भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने आर्थिक मुआवजा घोषित करनी चाहिए और तुरंत उन परिवारों को मदद करनी चाहिए, ऐसी मैं मांग भारत सरकार से करता हूँ। जी जम्मू जी, हम आपकी बात से बिल्कुल आपकी जो बात है वो पुख्ता तरीके से आपने रखी कि ये रेलवे की जिम्मेदारी है। गरीबों का जो नुकसान हो रहा है, मजदूरों का जो नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान जो है रेलवे ने पूरा करना चाहिए। जो मौतें हुई है उसके जिम्मेदार भी रेलवे प्रशासन और रेलवे मंत्रालय है। बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही डरा देने वाली, रुलाने वाली तस्वीर ये देखिए। मजबूरी से माँ हार गई है, माँ की मौत हो चुकी है। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये वीडियो कि माँ की मौत हो चुकी है। बच्चा कफन को चादर समझकर खेल रहा है उसी उम्मीद के साथ कि माँ उठ खड़ी हो जाएगी। आप इस वीडियो को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे, देख पाना मुश्किल हो जाएगा, बेहद ही मुश्किल। ये तस्वीर है बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की। 2.5 साल का बच्चा माँ के शव को ढाकने वाली चादर से खेल रहा है। बच्चों को पता ही नहीं कि उसकी माँ मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। चादर जो अब कफन बन चुकी है उसे वह जितना भी हटाए माँ नहीं उठेगी, लेकिन बच्चा इस उम्मीद में है कि माँ अभी उठेगी, ज़रूर उठेगी। ये बहुत ही डरावनी, देश को झंझोरने वाली ये तस्वीर है। ये वीडियो किसने शूट किया इसका अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे साझा किया है। इसके बाद ये लगातार वायरल होते जा रहा है। महिला का नाम अरवीना खातून, जिसकी उम्र 35 है बताया जा रहा है।
वह कटिहार की है। महिला अपनी बहन और जीजा के साथ श्रमिक एक्सप्रेस से अहमदाबाद से बिहार जा रही थी। बीते रविवार वो ट्रेन में सवार हुई। खाना और पानी न मिलने के चलते ट्रेन में महिला की स्थिति खराब हो गई। सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे महिला की ट्रेन में मौत हो गई। ट्रेन मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दोपहर के बीच 3 बजे पहुंची, तब रेलवे पुलिस ने महिला का शव ट्रेन से उतारा। रेलवे पुलिस ने ये कहा है कि महिला 1 साल से बीमार थी। अब रेलवे पुलिस को ये कैसे पता चला, उसकी रिपोर्ट कैसे मिली, ये नहीं पता। जिस रेलवे को ये नहीं पता होता है कि यात्रियों को पास पानी है या नहीं है, खाना है या नहीं है, जिस रेलवे को ये नहीं पता कि अगला स्टेशन कौन सा है, किस स्टेशन पर ट्रेन रोकनी है, उसे ये पता चल गया कि इस महिला की जो मौत है वो बीमारी के वजह से हुई और वो महिला 1 साल से बीमार थी। जीआरपी के डिप्टी एसपी रमाकांत उपाध्याय ने कहा कि यह घटना 25 मई की है। महिला अहमदाबाद से आ रही थी। महिला की मधुबनी में मौत हो गई। उसकी बहन ने बताया कि अचानक ही महिला की मौत हो गई। खाने और पीने की कोई समस्या नहीं थी। देखिए, इस महिला को खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी, ऐसा रेलवे प्रशासन कह रहा है। महिला को पिछले 1 साल से कोई बीमारी थी, वह बीमा की तौर पर अस्थिर थी। रेलवे कह रहा है कि ये उनकी रिपोर्ट भी रेलवे को मिल गई तुरंत। जिस रेलवे को ये नहीं पता कि अगला स्टेशन कौन सा है, उस रेलवे को ये रिपोर्ट मिल गई कि उस महिला की दिमागी तौर से हालत जो अस्थिर थी। मौत के कारणों के बारे में डॉक्टर ही बता सकते हैं, लेकिन ये रेलवे बता रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्टेशन पर गहरी नींद में सोई मां के साथ खेल रहे इस बच्चे को नहीं मालूम कि उसकी मां अब हमेशा के लिए सो गई है। उसे नहीं मालूम कि हर दिन मां जिस चादर को ओढ़कर सोती थी वो अब उसका कफन बन चुका है। चादर खींचने पर भी मां की झिड़की न मिलने पर वो शायद हैरान होगा, लेकिन हकीकत तो अब यही है कि वो चादर खींचेगा भी तो उसकी मां उठकर डांटेगी नहीं कि चादर क्यों खींच रहे हो। कुछ नहीं बोलेगी, ना डांटेगी, ना पीछे दौड़ेगी, ना दुलारेगी, ना पुचकारेगी, ना जबरन उसे सोने के लिए कहेगी। पिता को कोरोना की वजह से पहले से ही अपनी उजड़ी हुई दुनिया और पत्नी के बिछड़ने का पूरा एहसास है। पिता ने बताया कि ट्रेन में भीषण गर्मी, गुजरात से शुरू हुआ ये 4 दिन का सफ़र, और इस सफ़र ने मेरी पत्नी की जान ले ली। अब इसे लेकर अपने घर कटिहार कैसे जाऊंगा। अब इस घटना के बाद बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और कहा कि पीड़ित परिवार की मदद वो करेंगे, लेकिन ये काम तो रेलवे का है। कंपनसेशन रेलवे ने देना चाहिए। जितने भी मजदूरों के हाल हो रहे हैं, मर रहे हैं या उन्हें बीमारी या संक्रमण हो रहा है, ये रेलवे की जिम्मेदारी बनती है। तेजस्वी यादव ने दोनों बच्चों के लिए तत्काल 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। साथ ही उनके पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाते हुए उनकी देखभाल करने के लिए परिवार के सदस्यों से बात भी की है। 2 माह से ये मजदूरों की हालत चल रही है, प्रवासियों की हालत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए लोग गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। पहले एक केंद्र सरकार ने हलफनामा जाहिर कर दिया और ये कहा कि रास्तों पर और कहीं भी कोई मजदूर नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। कैसे मान लिया था ये पता नहीं। अब इतना सब हो जाने के बावजूद जब अपने अपने घर मजदूर पैदल पहुंच गए हैं, साइकिल से पहुंच गए हैं, ट्रकों में पहुंच गए, तब सुप्रीम कोर्ट अब इतने दिनों के बाद उसका संज्ञान ले रहा है। कह रहा है प्रवासी मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये मजदूर लंबी दूरियां पैदल तय करके आए, कोई साइकिल से, कोई ट्रक में बैठकर, और इन्हें खाना और पानी भी नहीं मिल रहा है। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या और उन पर आई विपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार और देश भर के राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार बताए कि अभी तक प्रवासी मजदूरों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तक जो प्रयास किए गए ये पर्याप्त नहीं है। प्रवासी मजदूरों के लिए ये कठिन दौर है और इस स्थिति में
उनको उबरने के लिए प्रभावकारी ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। भारत सरकार और राज्य सरकार इसको लेकर कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन और जस्टिस एम.आर. शाह ने 2 पेज के अपने ऑर्डर में कहा है कि लगातार मीडिया और न्यूज़पेपर की रिपोर्ट उन्होंने देखी है और रिपोर्ट बताती है कि प्रवासी मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये मजदूर लंबी दूरियां पैदल तय करके आ रहे हैं। कोई साइकिल से दूरी तय कर रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई ट्रक में जा रहा है। जहां फंसे हैं वहां के प्रशासन और रास्ते में प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें खाना पीना तक नहीं मिल रहा है। देश में अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है, समाज के इस वर्ग को इस परेशानी की घड़ी में सहायता की ज़रूरत है। इन्हें सरकार से सभी मदद की ज़रूरत है। खासकर भारत सरकार और राज्य सरकार इसको लेकर कदम बढ़ाए। सरकार मदद करे। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लॉकडाउन के कारण प्रवासी कामगारों को हो रही परेशानियों का उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर राज्य के बॉर्डर, सड़क, रेलवे स्टेशन और हाईवे पर फंसे हुए हैं। वैसे तो राज्य और केंद्र की सरकार ने कई कदम उठाए, लेकिन अभी भी ये तमाम प्रयास अपर्याप्त है और इसमें कमियां हैं। हम इस मामले में एकमत है कि प्रवासी मजदूरों के लिए प्रभावकारी एवं ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि उन्हें मुसीबत से छुटकारा मिले। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी। तब क्या सुप्रीम कोर्ट को ये जो मजदूर है ये दिखाई नहीं पड़े थे? पूरा महीना ये मजदूर तकलीफ में रहे। तब सुप्रीम कोर्ट ने ना केंद्र सरकार को सचेत किया, ना राज्य सरकार को कोई नोटिस दिया। तो सुप्रीम कोर्ट इतने दिन कर क्या रहा था, ये सवाल है। आप देख रहे हैं आवाज़ प्राइम टाइम। ये मुद्दा है वो सड़कों पर जो मजदूर है, जो परेशानी में है, उनका मुद्दा है। और इसे हमने आज इसलिए लिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जो नोटिस जारी किया है, वो करीब 1.5 से 2 महीने के बाद सर्वोच्च न्यायालय इतने गंभीर मुद्दे को 2 से 2.5 महीने लगा देता है केंद्र को नोटिस के लिए, राज्य को नोटिस के लिए। और रेलवे प्रशासन जो है, हमारे पीयूष गोयल जो है, ट्वीट करते हैं। एक काल ऐसा था जब बीजेपी शासन में नहीं थी और इस प्रकार के हादसे होते थे, चाहे रेलवे से जुड़े हो या किसी और, तो ताबड़तोड़ इस्तीफे की मांग बीजेपी करती थी। लेकिन आज इतने बड़े 40-40 ट्रेनें रूट चेंज कर रही है। ट्रेन में लोग मर रहे हैं, प्लेटफॉर्मों पर लोग मर रहे हैं। ट्रेनें हज़ार किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर रूट बदलकर किसी और स्टेशनों पर पहुंच रही है और लिपातोपी के तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये प्रोटोकॉल है। क्या सही में ये प्रोटोकॉल है? इसे जानने की गंभीरता से ज़रूरत है। देश के नागरिक देखें क्या ये सही में प्रोटोकॉल है या गलतियों को छुपाया जा रहा है। क्योंकि ये जिंदगी की रेल है, इसे छुक छुक चलना है। क्योंकि झुक रेल चली है जीवन की, ये जीवन की रेल है। ये कब्र में बदल गई है, ये मौत में बदल गई है। ये जीवन की रेल जो छुक रेल चली है जीवन की। आप देख रहे हैं छुक रेल चली है जीवन की, छुक रेल चली है जीवन की। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद से कब्रों तक। सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक, छुक रेल चली है जीवन की, छुक रेल चली है जीवन की।